राधे राधे। सब्सक्राइब पर एक फिंगर टच और सीरीज सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब। सो एपिसोड 466 वंश का गुस्सा। जानवी फर्श पर अपने मुंह के बल गिरी थी। रूहानी ने उसे देखा और हैरान हो गई। वो आयश के पास आते हुए बोली, आयश जी रहने दीजिए ना आप इसे। वो कह ही रही थी कि आयश ने गुस्से से उसे देखा और बोला, शट अप रूहानी, तुम जानती हो ना अगर तुम उस अंधेरी जगह पर एक और पल रहती तो तुम मर जा सकती थी। रूहानी चुप हो गई। आयश ने जानवी को देखा और गुस्से से बोला, क्या कहना है चाहती हो तुम? तुम्हें लगता है तुम डीन की बेटी हो तो मेरी वाइफ को बुली या किसी के साथ कुछ भी कर सकती हो? जानवी ने यह सुना और बेशर्म से कहा, हाँ तो मैंने किया ये सब क्योंकि मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। ये जब से यहाँ आई है तब से सभी लोग इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ तक कि मेरा भाई भी मुझे इस वजह से डांटने लगा है। नफरत करती हूँ मैं इससे। मैं बस इसे सबक सिखाना चाहती थी, मुझे नहीं पता था ये इतनी डरपोक है। हाँ। यह सुनकर आयश के साथ वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए, यहाँ तक कि डीन भी अपनी बेटी की बात सुनकर हैरान थे। आयश गुस्से में बोला, तुम मैं अब भी इतनी करेश है कि तुम मेरे सामने जुबान लड़ा रही हो? यह सुनकर जानवी ने गुस्से से कहा, हाँ तो मैंने गलत क्या कहा है? ये लड़की कहाँ से लगती है आपकी वाइफ की तरह? ना तो इसमें कोई क्लास है और ना ही मैनर। उसने इतना कहा ही था कि आयश जोर से चिल्लाया, हाउ द फक हेल यू आर टू टेल मी व्हाट क्वालिटीज माई वाइफ शुड हैव? हाँ, उसने जोर से चिल्लाया था कि जानवी सहम सी गई और रूहानी भी उसका गुस्सा देखकर घबरा गई। मिस्टर आहूजा अपनी बेटी के बचाव में आते हुए बोले, मिस्टर रायजादा प्लीज़ मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए, वो अभी नादान है, इससे हो गई गलती। पर आयश जैसे गुस्सा सुनकर जब आयश कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। रूहानी का दिल जानता था कि बातें सुनकर दुख रहा था। क्या वो सच में आयश के लायक नहीं है? हाँ, उसका पति था बहुत काबिल, लेकिन उसका क्या? ये सब सोचते हुए रूहानी अब जानवी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने जानवी से कहा, हाँ तुमने सही कहा कि हम में कोई क्लास नहीं है, हम में कोई मैनर नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी आपकी तरह इतनी चकाचौंध भरी ज़िंदगी नहीं थी। हमने अपनी ज़िंदगी में वो देखा है जो तुम जैसे बड़े लोगों के ख्यालों में भी नहीं आता होगा, इसलिए अपनी तरह दिखना करना नहीं आता। अगर क्लास और मैनर ने के होने से इंसान बेहतर बन जाता तो माफ़ करना, हमने आपसे ज़्यादा गिरी हुई इंसान आज तक नहीं देखा जो बात बात दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने आ जाता है। उसकी बात सुनकर जानवी अपनी आंखों में गुस्से देकर बोली और वो धीरे से बोली, काश तुम मर ही जाती। रूहानी कुछ कहती उससे पहले वंश ने जोर से कहा, बस बहुत हुआ। उसने डीन को देखा और बोला, मिस्टर आहूजा अब आप अपनी बेटी को पनिश करेंगे या मैं करूं? उसकी बात सुनकर जानवी ने गुस्से से उसे देखा। ये लड़का आखिर है कौन? उसने कल रात उसे एयरपोर्ट से किडनैप किया था और अब वो उस पर चिल्ला रहा है। मिस्टर आहूजा आयश के रिएक्ट करते हुए बोले, मिस्टर रायजादा प्लीज़ मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए, जानवी ऐसा कभी नहीं करेगी, इसके फ्यूचर का सवाल है। यह सुनकर आयश गुस्से से खड़ा हुआ और रोहित से बोला, रोहित अभी पुलिस को बुलाओ इसे और इस कॉलेज के खिलाफ केस फाइल करो। रोहित को बस इतना ही सुनना और क्योंकि वो अब से ये करने के लिए तैयार ही बैठा था, उसे किसी के अंदर आने के लिए कहा। एक इंस्पेक्टर के साथ लेडी कांस्टेबल अंदर आई। रोहित ने पहले ही उस बारे में पुलिस को बता दिया था, इसलिए पुलिस ने भी देरी नहीं की। वो लेडी कांस्टेबल जानवी के पास आई और उसके हाथ में हथकड़ी लगाने लगी तो जानवी जोर से चिल्लाई, छोड़ो मुझे, मैंने ऐसा भी क्या किया? मैंने बस थोड़ा सा परेशान ही तो किया था उसे। यह सुनकर रूहानी जानवी के सामने आई और बोली, तुम इसे थोड़ा सा परेशान करना कहती हो? इससे हमारी जान भी जा सकती थी। तुमने अपनी सेल्फिश रीजन की वजह से हमें अंधेरे में बंद कर दिया था। जानवी का हाथ पकड़ा और खींचते हुए सबके बीच लेकर बाहर निकल गई। पुलिस कांस्टेबल डीन के ऑफिस के बाहर स्टूडेंट्स की भीड़ थी। सब जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ है, क्योंकि ये बात फैल गई थी कि रूहानी आयश की वाइफ है। सब हैरान हो गए। कांस्टेबल जानवी को लेकर चली है। जानवी जोर से चिल्लाई, लेट मी गो, पर कोई उसकी वहां सुनने वाला नहीं था। उसने जाने के बाद वंश भी गुस्से से वहां से निकल गया।
उसे आयश के फैसले कभी पसंद नहीं आते थे। उसे गुस्सा आता था जब आयश परेशान होता था। उसका भाई इतना हम्बल क्यों था? उसके जाने के बाद आयश ने गुस्से से डीन को देखा और बोला, मिस्टर आहूजा, अब मेरी वाइफ को आपके कॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप भूल जाइए कि मैंने कभी इसमें कॉलेज में कोई फंड भी दिया है, क्योंकि मैं इन्हें वापस ले रहा हूँ। अब से द गोल्डन मून की तरफ से आपके कॉलेज में कोई फंड नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर मिस्टर आहूजा का सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि आधे से ज़्यादा फंड उसे द गोल्डन मून से ही आती थी। रूहानी भी आयश के इस फैसले से हैरान हो गई। उसने कहा, आयशी आप? पर उसने रूहानी की बात नहीं सुनी और उसे लेकर चला गया। मिस्टर आहूजा अपना सर पकड़कर बैठ गए। आयश रूहानी को बाहर ले आया। वो इतना तेज चल रहा था कि रूहानी को उसके पीछे भागना पड़ रहा था। एक वक्त आया जब आयश सीढ़ी से उतर रहा था, तभी रूहानी का पैर लड़खड़ा गया और ट्विस्ट हो गया। आह, आयश जी, आराम से। आयश ने उसे देखा और अपनी गोद में उठा लिया। रूहानी एकदम से हैरान हो गई। आयश उसे अपनी बाहों में उठाकर कॉलेज से बाहर आ गया। पूरा कॉलेज उन्हें देख रहा था, पर आयश को फर्क नहीं पड़ रहा था। किसी ने हैरानी से कहा, वाओ, ये कितना कूल है। किसी लड़की ने कहा, काश मैं इसकी वाइफ होती। मिस्टर रायजादा इतने गुस्से में भी कितने कमाल के लग रहे हैं। गार्ड ने कार का डोर खोला तो आयश रूहानी को लेकर बैठ गया। इधर वंश अपनी कार से जा रहा था, तभी उसे सामने एक जीप आती हुई नजर आई। उसने गुस्से से एक्सीलेटर पर पैर रखा और उस कार का पीछा करने लगा। कुछ दूर सुनसान जगह पर जाकर उसने उस जीप को अपनी कार से टक्कर मारी। वो टक्कर इतनी खतरनाक थी कि वहां बैठे लोगों को तेज झटका लगा। वंश ने कार थोड़ी दूर जाकर रोकी और अपने चेहरे पर मास्क लगाकर उस जीप के पास आ गया। उसने उसका गेट खोला, उसमें से एक बेहोश हो चुकी लड़की को खींचकर बाहर निकाला। पुलिस वाले कुछ समझ पाते उससे पहले वंश उस लड़की को लेकर चला गया। इधर आयश कार में बाहर देख रहा था और रूहानी उसकी गोद में बैठी उसे देख रही थी। वो उसके कोट के बटन से खेलते हुए बोली, आयश जी, आप हमारी बात सुनिए ना। आयश ने कहा, अभी नहीं, बाद में। रूहानी मुंह बनाते हुए उसे देखकर कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद आयश रूहानी को लेकर घर आ गया। उसने रूहानी से कहा, तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम है। पर रूहानी कहाँ मानने वाली थी। वो बोली, अब ये बता दीजिए हम घर पर क्या करेंगे, क्योंकि आपने तो हमारी पढ़ाई छुड़वा दी। आयश ने अजीब सा मुंह बना और कहा, वो बोला, रोहित तुम्हारे लिए ट्यूटर अरेंज कर देगा। अब से तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूहानी ने खुश होते कहा, ठीक है, पर क्या हम आज के लिए आपके साथ ऑफिस आ सकते हैं, प्लीज़? आयश ने आंखें छोटी करके उसे देखा और बोला, तुम्हें ऑफिस क्यों आना है? क्या घर पर रेस्ट करोगी? तुम भूल गई तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? रूहानी ने सुना और कार का डोर खोलकर बाहर आ गई। आयश कंफ्यूज होकर उसे देखने लगा। आखिर ये करना क्या चाहती है? फिर अचानक से उसने जो देखा उसके बाद उसका मुंह खुला रह गया। रूहानी ने एक जगह पर कूदते हुए बोली, देखिए, हम बीमार नहीं हैं, हम कूद सकते हैं, हम भाग सकते हैं। ये कहते हुए वो सच में भागने लगी। आयश हैरानी से उसे देख रहा था और साथ ही हवेली में मौजूद गार्ड्स भी हैरानी से रूहानी को वो सब करते देख रहे थे। आयश ने अपनी हैरानी छिपाई और कार से बाहर आ गया। उसने रूहानी का हाथ पकड़कर उसे भागने से रोका तो रूहानी उसे देखने लगी। आयश उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे लगता है तुम्हें सच में डॉक्टर की ज़रूरत है। ये क्या हरकत कर रही हो? रूहानी ने उसे बेचारी आंखों से देखा। आयश ने गहरी सांस ली और बोला, देखो, अगर तुम ये सब जानवी के वजह से कर रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें उसे या किसी और को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि तुम में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कैसी भी रहो, समझा तुमने? रूहानी ने उदासी से उसे देखा और बोली, पर हम बस ट्राई करना चाहते हैं। आयश ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं तुमसे इस बारे में शाम को बात करता हूँ। और उसके अपनी रिस्ट वॉच को वक्त देखा और बोला, अभी मेरी ज़रूरी मीटिंग है। रूहानी ने अजीब सा मुंह बनाकर उसे देखा और मुंह फुलाते हुए घर के अंदर चली गई। आयश ने अपना सर हिलाया और रोहित को फ़ोन मिलाते हुए बोला, रोहित, इवेंट मैनेजमेंट से न्यू वैकेंसी निकालने के लिए कहो। उसने कहा, और हमें एक आइडियाज़ की ज़रूरत है।
ये कहने के बाद उसने फ़ोन काटा और उसे जेब से हवाले करने जा ही रहा था कि उसका फ़ोन दोबारा बजने लगा। आयुष ने देखा ये अननोन नंबर से फ़ोन है। उसने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और बोला, हेलो, हु इज़ दिस? सामने किसी ने कहा, मिस्टर रायजादा, हमारी जीप का एक्सीडेंट हो गया और उस लड़की को कोई लेकर चला गया। आयुष ने ये सुना तो उसकी भौहें तन गई। इधर सानवी रणवीर के साथ बैठी उसे देखते हुए कुछ सोच रही थी। तभी रणवीर ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए गला साफ किया और बोला, वैसे क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी मेरे पार्टनर बनके? मुझे मेरी एक्स को दिखाना है कि मुझे उससे कोई गुना ज़्यादा अच्छी लड़की मिल गई है। ये सुनकर सानवी हैरान हो गई। अभी तो उन्हें मिले 5 मिनट भी नहीं हुआ है और इस इंसान को डेट पर जाने के लिए। सानवी को तो अब कुछ तो गड़बड़ लगा। वो बेंच से उठते हुए बोली, नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ आने से। ये कहने के बाद उसने उसके कोट को उसके तरफ बढ़ाया। रणवीर ने उसके हाथ को देखा और फिर उसे देखते हुए बोला, ठीक है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, अगर तुम्हें नहीं जाना तो कोई बात नहीं। सानवी ने अजीब सी नज़रों में उसे देखा। रणवीर ने उसके हाथ में अपना कोट लेना चाहा तो सानवी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो अपने निचले होठ को दांतों को दबाते हुए बोली, ठीक है, जगह और वक्त बता देना, हम आ जाएंगे। ये कहते हुए उसने कोट को बेंच पर रखा और जाने लगी तो रणवीर ने कहा, रुको, मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करूँगा? सानवी मुड़ी और उसने देखते हुए बोली, 123456798890 पर पार्टी का डिटेल्स भेज देना। और वो अपना बैग हाथ में हिलाते हुए वहाँ से चली गई। रणवीर उसे जाते हुए देखने लगा। उसने कहा, अजीब लड़की है, पर जल्दी उसके होठों पर मुस्कान भी आ गई। उसने सानवी को कुछ दिनों पहले कोर्ट में देखा था। वो जानता था सानवी आरव मल्होत्रा की मंगेतर है। आरव उसके राइवल लिस्ट में पहले नंबर पर आता था। उसे बस आरव को सबक सिखाना था। यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा, हम सबके कान्हा चैनल। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करो। एंड सॉरी, मुझको ये ऐसे बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि सब्सक्राइब करते नहीं हैं और सुन लेते हैं बस, तो सब्सक्राइब भी करा करो ना। एपिसोड 467, सबूत। आध्या एक लड़के के साथ एक रेस्टोरेंट में थी। वो विक्की था, आध्या का दोस्त और एक साइबर कैफे का मालिक। विक्की ने एक पेपर आध्या की तरफ बढ़ाया और बोला, मैंने उसके बारे में पता किया, वो सच में प्रेग्नेंट है। ये सही उसकी प्रेग्नेंट रिपोर्ट। आध्या ने हैरानी से उसे देखा। उसे लग रहा था खुशबू सिर्फ सारांश को फंसा रही है, पर अब उसकी सारी उम्मीद टूट गई। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने उदास होते कहा, ओके विक्की, थैंक्स यार, मुझे चलना चाहिए। विक्की ने कुछ नहीं कहा। आध्या वहाँ से जाने लगी, तभी उसकी नज़र उससे कुछ दूर पर पड़ी, एक लड़की पर पड़ी। उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने कहा, खुशबू यहाँ पर? तभी उसे एक लड़का खुशबू के टेबल के पास आता नजर आया। वो बोली, ये कौन है और ये इसके साथ क्या कर रही है? तभी अचानक से उसका माथा ठनका। उसने कहा, क्या ये इसका बॉयफ्रेंड है? उसने उस पेपर को अपने चेहरे के आगे किया ताकि खुशबू उसे देख ना पाए। वो धीरे धीरे उसके टेबल की तरफ बढ़ने लगी। उसने उधर देखा और एक लड़के ने टेबल पर बैठ गई। उस लड़के ने हैरानी से उसे देखा। वो कुछ कहता उससे पहले आद्या ने उसके मुंह पर हाथ रखा और धीरे से बोली, चुप रहो, कुछ मत कहो। वो लड़का मुस्कुराया और आद्या के हाथ को चूम लिया। आद्या ने गुस्से से उसे देखा। तभी उसके कान में खुशबू की आवाज़ आई, बेबी, तुम फिक्र मत करो, मैंने ऐसा जाल बिछाया है जिससे उसका निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बस तुम देखते जाओ। उस लड़के ने थोड़ा उदास होते कहा, आई नो बेबी, लेकिन मुझे मेरे बच्चे को किसी और का नाम नहीं देना। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे को कोई और अपना बच्चा बुलाए, इसलिए तुम जल्दी अपना खेल खत्म करो। खुशबू ने उसकी बात सुनी। मुंह बनाते हुए कहा, अरे यार, तुम फिर से जिद कर रहे हो। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा, बस एक बार शादी हो जाने दो। तुम नहीं जानते रायजादा परिवार कितना अमीर है। बस मुंह उस घर की छोटी बहू बनना है मुझे तो, फिर हमारी ज़िंदगी सेट है। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे मिलने आऊँगी ना। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये सुनकर आद्या हैरान हो गई। उसने अपने मन में कहा, दैट्स बिग बिच। उसने इतना कहा ही था कि उसकी नज़र उसके सामने बैठे लड़के पे पड़ी, जो उसे गले से नीचे एक जगह पर देखकर मुस्कुरा रहा था। आद्या ने अपना फ़ोन निकाला और खुशबू की बातें रिकॉर्ड करने लगी।
जैसे जैसे वो खुशबू की बातें सुन रही थी वैसे वैसे उसका मन हो रहा था जैसे वो अभी उसका मुंह तोड़ दे। कुछ देर बात करने के बाद खुशबू जाने के लिए मुड़ी। उसी वक्त आद्या भी उस लड़के को परेशान होकर उठ गई। वे दोनों एक दूसरे से टकरा गई। आद्या का फोन उसके हाथ से छूटकर गिर गया तो वो हैरान हो गई। खुशबू ने भी अब तक उसके फोन को देख लिया था जिसमें अभी भी रिकॉर्डिंग ऑन थी। उसने आद्या को देखा और उसे पहचान लिया। वो मुस्कुराते बोली, ओह तुम तो वही हो ना, सारांश की गर्लफ्रेंड। तो तुम मेरी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। नॉट बैड। तुम मेरा पीछा कर रही हो। आद्या ने गुस्से से उसे देखा और बोली, हाँ मैं कर रही थी तुम्हारा पीछा। तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। किसी और के बच्चे को अपना बच्चा बता रही हो, उसका बच्चा बता रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? और मैं घर में सभी लोगों को बताऊंगी कि तुम कितनी बड़ी फ्रॉड हो। ये कहने के बाद उसने फ़ोन को ज़मीन से उठाया और जाने लगी तो खुशबू ने उसकी बाजू पकड़ लिया। उसने गुस्से से बोला, जाओ जाकर शौक से बताओ। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? ये कहते हुए उसने आद्या के हाथ से फ़ोन छीन लिया। आद्या हैरानी से उसे देखने लगी। खुशबू ने जल्दी से उसका फ़ोन फिश टैंक में डाल दिया। तुम, आद्या ने गुस्से से उसे देखा और उसे साइड करके फ़ोन को निकालने लगी, पर अब तक देर हो चुकी थी। उसका फ़ोन पानी में जाने से बंद हो चुका था। आद्या परेशान हो गई। खुशबू ने उसे परेशान देखा तो कहा, देखा मैंने कहा था ना तुम कुछ नहीं कर सकती। बस बताओ, जाकर बताओ, क्योंकि अब तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। आद्या ने अपने फ़ोन को साइड में फेंका और उसके पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोली, जितना खेल खेलना है ना खेल लो, मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाकर रहूंगी। ये कहने के बाद उसने खुशबू को धक्का दिया और वहाँ से चली गई। वो बाहर आकर इधर उधर घूमने लगी। उसने खुद से कहा, ये तो सच में कि वो बेवकूफ़ लड़का सच में बहुत बेवकूफ़ है। उसके साथ ऐसा होना चाहिए, पागल कहीं का। खुशबू थी कि सारांश ने कोई गलत काम नहीं किया। ये तो खुशबू है जो उसे फंसा रही है। उसने कहा, अब मैं क्या करूं, मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया। उसने इतना कहा ही था कि वो लड़का उसके पीछे आ गया जो अंदर उसे फ्लर्ट कर रहा था। आद्या ने उसे अजीब नज़रों से देखा और बोला, क्या तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे हो? वो मुस्कुराते हुए बोला, वो मैंने देखा तुम उसे रिकॉर्ड कर रही हो तो मैंने भी कर लिया। क्या तुम्हें ये चाहिए? ये कहने के बाद उसने फ़ोन को उसके आगे लहराया। आद्या ने उसे हैरानी से देखा और पकड़ना चाहा तो उस लड़के ने अपना हाथ पीछे खींचने के लिए बोला, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मुझे एक किस दो, फिर मैं तुम्हें ये दूंगा। आद्या ने गुस्से से उसे देखा और कुछ सोचा और अपने कमर में हाथ रखते हुए बोली, तो तुम्हें किस चाहिए? उस लड़के ने हाँ में से हाथ हिलाया। आद्या ने कहा, चल फिर कोने में मैं तुझे किस देती हूँ। सच में वो पिटेगा। सच में लिसनर, सच में मैं बोल रही हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। वो लड़का बहुत खुश हो गया। वो खुशी खुशी आद्या के साथ कोने में आ जाता है। वो जैसे ही आद्या के कमर में अपना हाथ डालने ही वाला था कि आद्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मरोड़ कर उसकी पीठ से लगा दिया। आह! वो लड़का जोर से चिल्लाया। आद्या उसके हाथ से फ़ोन लेकर उसके रिकॉर्डिंग देखने लगी। वो मुस्कुराई और बोली, तू जाने अनजाने में मेरी बहुत मदद की है, इसके बदले में तुझे किस तो मिलनी ही चाहिए। ये कहने के बाद उसने उसके बट पर एक लात मारी और वो लड़का दूर जाकर गिरा। आद्या उसके अपने कपड़े झाड़ते हुए बोली, हाँ किस चाहिए साले को, शक्ल देखी अपनी, तुझे तो कोई मेढक भी किस ना करे। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली गई। अब उसे जल्द से जल्द अपनी बेवकूफ़ आंटी मतलब सोना से मिलना था। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना, हम सबके काना चैनल, इसको सब्सक्राइब करो। शाम हो रही थी। सानवी आज दोपहर से ही घर आ गई। वो बहुत परेशान थी, इसलिए उसने अंश के स्टडी से कुछ पुराने पेपर्स लिए और उनका नोट्स बना रही थी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा एक अननोन नंबर से एसएमएस था। उसने एक एड्रेस और टाइम लिखा था। वो समझ गई ये रणवीर का नंबर है। उसने कहा, तो हमारे पास बस एक ही घंटा है। इंदर वंश एक लड़की को खींचते हुए कॉलेज कैंपस के अंदर ले आया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जानवी थी। तो ये तो पहले ही आ चुका है, सॉरी। इधर वंश एक लड़की को खींचते हुए कॉलेज कैंपस के अंदर ले आया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जानवी थी। उसने गुस्से से जय को देखा।
जय ने लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला तो वंश ने जानवी को लाकर लाइब्रेरी में उसे धक्का दे दिया। जानवी मुंह के बल आकर गिरी। उसने गुस्से से वंश को देखा और बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? जाने दो मुझे, बहुत पछताओगे तुम। इस नीली आंखों वाले लड़के ने पूरा दिन उसे कार के टैंक के में बंद करके रखा और अब वो अचानक से उसे कॉलेज लेकर क्यों आया है? उसकी हालत बता रही थी वंश ने कितना टॉर्चर किया है उसे, ना खाने को पीने को तक दिया। पर अब भी उसे अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो वंश की आंखों में देखकर उससे बात कर रही थी। उसकी सुनकर वंश उसकी आंखों को देखते हुए बोला, उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम अपने बारे में सोचो। आयाश भाई ने तुम्हें बहुत कम पनिशमेंट दिया है, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये सुनकर जानवी कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या मतलब तुम्हारा? वंश उसके लेवल में झुकते हुए खतरनाक तरीके से मुस्कुराते बोला, ये तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। उसने ये इतना कैजुअली कहा था, लेकिन जानवी उसकी बातों में से डर गई। वंश वहाँ से जाने लगा तो जानवी चिल्लाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगी, मैं नहीं डरती तुमसे। वंश जो वहाँ से जा ही रहा था उस रुका और जानवी को देखते हुए बोला, शायद तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हें पुलिस के पास से ही लेकर आया हूँ। फिर भी अगर तुम ये करना चाहती हो तो शौक से करो, अगर जिंदा बच गई तो। ये कहने के बाद वो जाने लगा तो उसके पीछे आते हुए बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मुझे बाहर जाना है। ये कहते हुए वो जाने लगी तो वंश ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे दूर झटकते हुए बोला, नहीं करता मैं ये। अगर तुमने मेरी भाभी को परेशान ना किया होता, तुमने मेरे भाई को परेशान करने की हिम्मत की, तुम्हें लगता है तुम सिर्फ उतनी सी सज़ा से बच जाएगी? तो तुम गलत हो। जानवी ने हैरानी से वंश को देखा। कोई अपने भाई से इतना प्यार पागलों जैसा कर सकता है? वंश ने उसे ऐसे देखा और उसके होठ पर डेविल स्माइल आ गई। ये कहानी है वन्या और यक्षित राय सिंघानिया की। वन्या की माँ उसे बहुत मारती है, पीटती है, उसे खाना भी नहीं देती है पूरा, और उससे घर का सारा काम कराती है। वन्या के पिता ने ये वन्या की माँ के बढ़ने के बाद दूसरी शादी की थी, जिससे कि वो वन्या का ध्यान रख सके। लेकिन वह तो सौतेली माँ अपना सौतेलापन पूरा दिखाती है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सौतेला व्यवहार करती है। एक दिन तंग आकर वन्या अपना घर छोड़ अपनी सहेली के पास चली जाती है। सहेली कहती है कि कम से कम आज हमारे एक दोस्त का जन्मदिन है क्लब में, उसे अटेंड कर लो, फिर चले जाना। वन्या इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और वो क्लब चली जाती है। क्लब में वहाँ पे वो अपने कॉलेज के कुछ कुलीग से मिलती है, जिन्हों के उसने पहले कभी उनकी मना किया था, उनको इनकार किया था। इसका वो बदला लेने के लिए वन्या की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते हैं और उसे कमरे में ले जाते हैं। वो वन्या के साथ कुछ गलत करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ हमारे हीरो, हमारे स्मार्ट हीरो यक्षित राय सिंघानिया, जो बहुत हैंडसम हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत ही मशहूर है, अंडरवर्ल्ड के किंग हैं, उसे बचाते हैं। उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बचाते बचाते में ही वो लड़की बेहोश हो गई है, जिसे वो जानते भी नहीं हैं और उसे अकेले यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, तो उसे वो फार्म हाउस पे ले जाते हैं और डॉक्टर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर बताती है कि इसने काफ़ी दिन से ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है, इसके शरीर पर बहुत सारे ताज़ा घाव हैं और इसकी केयर की बहुत ज़रूरत है। उसे दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। जब उसे होश आता है तब यही बिजनेसमैन यक्षित राय सिंघानिया उससे कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं तो फ्री में कुछ करता नहीं। तो उसके बदले में वह कहता है कि मुझे तुमसे कल शादी करनी है। शादी, वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है एक जगह से निकली, ये तो मैं दूसरी जगह खाई में गिर गई। कहते हैं ना, गड्ढे में से निकले और खाई में गिर गए। लेकिन वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है। इस बात को भांपते हुए यक्षित राय सिंघानिया वहाँ पे कड़ा पहरा कर देता है। दूसरे दिन यक्षित राय सिंघानिया की शादी उसी की दोस्त अवनी से होने वाली होती है, जो उसकी कॉलेज फ्रेंड होती है। यक्षित राय सिंघानिया ये शादी तो नहीं करना चाहता है, लेकिन वो किसी मजबूरन कारण अवनी से शादी करने वाला होता है और आखिरी मौके पे उसे पता पड़ता है कि वो शादी
सिर्फ पैसे के लिए कर रही थी, शोहरत के लिए कर रही थी, अपने नाम के लिए कर रही थी। तो यक्षित राय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको सही टाइम पे एक्सपोज किया जाएगा। यक्षित जो है शादी के लिए तैयार करके वहाँ होटल में पहुँचता है। वहाँ शादी की सारी तैयारियाँ हो रही होती हैं और मंडप में बैठ जाता है। जैसे ही पंडित जी उसके लिए मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसा होता है कि वो शादी रुक जाती है और हमारी जो हीरोइन है वन्या, वो आती हैं और दुल्हन के जोड़े में और उनसे यक्षित की शादी हो जाती है। शादी होकर वो घर जाती हैं। घर पे उनको वहाँ पे उनके दादाजी मिलते हैं, यक्षित के पिताजी मिलते हैं, छोटा भाई मिलता है, 2 दोस्त मिलते हैं और साथ में काम करने वाले मिलते हैं जो उनके बहुत ही करीबी होते हैं। लेकिन साथ में एक और भी मिलता है, एक छोटा बच्चा जो यक्षित को पिता कहता है, पापा कहता है। और वो वियाना वहाँ परेशान है कि वहाँ उसकी ना सास दिख रही है, न ददिया सास और ना ही कोई नंद। तो आखिर कहाँ है ये सब लोग? ये क्या सच में यक्षित का बेटा है या किसी और का बेटा है? यक्षित क्यों नहीं करना चाहता था किसी से भी शादी? क्यों उसको वन्या से शादी करनी पड़ी? और भी ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, बहुत सी बातों के बारे में जानने के लिए सुने सीओ's फर्स्ट वाइफ। सच में एक ये बहुत अच्छी कहानी है। आप पढ़ेंगे ना तो कहेंगे सच में बहुत अच्छी है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। छोटों को